ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद डिसाइड करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो होने वाला है एनल फिशर के बारे में, फिशर इन एनो। तो फिशर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिशर है क्या और कैसे आप फिशर को बवासीर से अलग करेंगे। फिशर एक अलग बीमारी है, बवासीर एक अलग बीमारी है और फिस्टुला एक अलग बीमारी है। अंतर क्या है इस तीनों बीमारी में वो भी मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि फिशर के सिम्टम क्या क्या है, उसका क्योर क्या है, सारे के सारे। फिशर के सिम्टम और जो क्योर की पार्ट है ना उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे आज बात कर लेते हैं फिशर है क्या। ठीक है, फिशर इन एनो और एनोरेक्टल फिशर, ये सिंपल सी आम भाषा में कहें तो आपके जो मलद्वार है, उस मलद्वार के अंदरूनी जो हिस्सा है वहाँ का जो दीवार है, उस दीवार पे एक खरोच आप कह सकते हो, या फिर वहाँ पे जो कट, जहाँ पे हम मान लो कि आपके स्किन के ऊपर यहाँ पे कोई किसी चीज़ से ऐसे नोकीले चीज़ से ऐसे लग गया तो कट हो जाएगा, खून निकलेगा। वैसे ही कट लगना जो अंदरूनी हिस्से पे होता है आपके रेक्टम की, उस चीज़ को बोलता है फिशर इन एनो, एनल फिशर। ठीक है, और वो कहाँ पे होता है, आप एक चीज़ ध्यान के चलो कि ये मान लो कि ये, क्योंकि ये जो एलिमेंट्री कैनल है जहाँ से खाना खाते हैं वो बाहर भी निकलता है, एक चेम्बर, एक पाइप है। तो ऐसी पाइपलाइन जो मल द्वार, आप मान लो कि ये रेक्टम है और रेक्टम में से जो है स्टूल, जो बाउल मूवमेंट के बाद जो होता है पॉटी के टाइम पर स्टूल जो है बाहर निकलता है, राइट। तो स्टूल अगर बहुत हार्ड हो किसी भी कारण, आपको कब्ज है, कब्ज बहुत सालों से है, आपको हार्ड स्टूल आपको होता है, आपको बहुत तकलीफ होता है, आपको प्रेशर डालना पड़ता है तब जाके स्टूल निकलता है। ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है, वो स्टूल इतना हार्ड हो जाएगा कि वो अंदर ऐसे जाते वक्त उसकी दीवार पे खरोच आएगा। और खरोच जब आता है वो छोटा मोटा आता है तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा डीप अगर कट होता है तो खून निकलेगा और उसी से बनेगा फिशर इन एनो और एनल फिशर। ये चीज़ है एनल फिशर। अब ये जो रेक्टम है इसमें पेशी होता है, इसके सराउंडिंग गोल सर्कुलर पेशी, जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, एनल स्फिंक्टर। ये जो एनल स्फिंक्टर दोनों तरीके का होता है, एक तो होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर अंदरूनी, और होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बाहर का। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है ना, जब भी ऐसा कट लगता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर बहुत डर जाता है और वो सिकुड़ जाता है। अब मान लो कि वहाँ का एक पेशी है ये, और बाहर से कोई आता है आपको धमकाता है, रोज आपके घर में बाहर से कोई एक आके, आप ये आपको मारूंगा, ये करूंगा, आप ना हर रोज आपके साथ ऐसा अगर होता है तो आप डर जाओगे उस इंसान से कि वो आएगा तो फिर से ऐसे पड़ो, तो आप डर के रहोगे, सिकुड़ रहे। यही बात होता है जब भी बार 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 उस मलद्वार यूज होता है और उसी के जरिए जो स्टूल बाहर आता है, और स्टूल हार्ड है, हार्ड है, क्रैक्ड स्टूल है, बार बार उस दीवार पे वो चोट पहुंचाता है। तो ये होते होते महीने भर, साल भर होते होते वहाँ पे एक दिन ऐसा कट लगता है कि खून निकलने लगता है और वहाँ पे वो जो स्फिंक्टर है वो टाइट बन जाता है। तो एनल स्फिंक्टर जब टाइट हो जाता है उस एरिया का, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस जगह में ब्लड की जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। और एनल स्फिंक्टर टाइट मतलब जितना उसका डायमीटर होना चाहिए उतना नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। तो जब भी डायमीटर यहाँ पे कम हो जाएगा, अब मानो कोई एरिया, रास्ता जो है छोटा हो गया, और फिर से वही हार्ड स्टूल वो तो आ ही नहीं पाएगा, तो हार्ड स्टूल फिर से वहां पे ना ऐसे जितना भी प्रेशर डालेंगे तो उतना दर्द बढ़ेगा, क्योंकि उस जगह की जगह ही छोटा होता रहेगा। तो जिन लोगों में क्रॉनिक फिशर है वो जब जाएंगे टॉयलेट पे, आप स्टूल पे देखेंगे आपका जो जो लाइन है स्टूल की वो पतली होती रहेगी, वो जो मोटा स्टूल वो नहीं होगा, क्योंकि उतना जगह ही नहीं रहता है वहां पे। स्फिंक्टर बहुत ही टॉर्मेंटेड हो जाता है, वो इतना स्ट्रेस्ड हो जाता है कि वो टाइट हो जाता है। इंटरनल एलन स्फिंक्टर का ये टाइटनेस जो है बढ़ जाता है। ठीक है, क्रॉनिक फिशर में पाया जाता है कि इंटरनल एलन स्फिंक्टर जब चेक किया जाएगा, फिंगर टेस्ट होता है एक, उससे पता चल जाएगा डॉक्टर्स को कि वहां पे टाइटनेस बहुत ज्यादा है। और जब भी टाइटनेस बहुत ज्यादा है वहां पे कट लगता है तो वो ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वहां पे ब्लड, जितना खून पहुंचना चाहिए उतना खून नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो जगह टाइट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे कुछ बांध दो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत, आप अगर उंगली पे ऐसे गर्डर लगा दो तो देखेंगे कुछ दिन, कुछ कुछ मतलब कुछ 1 2 3 मिनट बाद इस जगह लाल हो जाएगा, सुन पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खून नहीं पहुंचेगा।
वही चीज़ है, वो स्फिंक्टर जब टाइट हो जाएगा खून नहीं पहुंचेगा। तो आप कुछ दवा ले रहे हैं उसको ठीक कर रहे हैं कि वो भी वहाँ पे नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन चाहिए वहाँ के टिश्यू को ठीक ठाक से ग्रो होने के लिए, वो भी नहीं पहुंचेगा। इसके वजह से वो वहाँ पे ठीक नहीं होता है। इसीलिए फिशर जब क्रॉनिक हो जाता है वो ठीक नहीं होना चाहता है, ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे आप देखेंगे लोगों में फिशर है 6 साल 8 साल 10 साल लाइफ लॉन्ग फिशर लेके लोग मर भी गए, फिशर ठीक नहीं हुआ। हालांकि फिशर से कैंसर नहीं होता है, बार बार मैं रिपीटेडली कहता हूँ, फिशर से कैंसर नहीं होता है, फिशर कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, मगर एनल फिशर से आपके लाइफ में प्रॉब्लम, मतलब हर रोज अगर आप जब भी आप बाथरूम जाओगे पॉटी करने वहां पे आपको दर्द होगा, तो आप हर वक्त ना आप दर्द लेके आपको जीना पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात होता है, फिशर में दर्द बहुत होता है। ठीक है, ये चीज है फिशर। पाइल्स अलग चीज है। किसी भी लोगों में अगर उस एरिया में रेक्टम में कोई भी प्रॉब्लम आता है, लोग कह लेते हैं कि मुझे पाइल्स है या फिर बवासीर है। ऐसा नहीं भाई, बहुत फर्क है इस तीन बीमारी में, पाइल्स फिशर फिस्टुला में। फिशर एक सिंपल सी कट है, ये कट आपके किसी भी शरीर की जगह में हो सकता था, वो 2 3 4 दिन में ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस जगह का जो कट है वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसका एनल स्पैज्म होता है। एलआई जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर में स्पैज्म है। स्पैज्म मतलब वो सिकुड़ के रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए जो सर्जरी आता है उसका काम यही है। वो फिशर को कुछ नहीं करता, वो सिंपली उस स्पैज्म को ठीक करना है। वो उस मसल को काट देता है, क्योंकि वो राउंड मसल है। मान लो कि पहले इतना था एरिया, अब इतना रह गया है, बहुत कम दर्द बढ़ता है, यहाँ से काट दो, ऐसा वो खुल जाएगा, फिर जगह खुला खुला रहेगा। हार्ड स्टूल आए सॉफ्ट स्टूल आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ बाहर निकल जाएगा। उसी को हम बोलते हैं लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटॉमी, LIS, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी। और ये जो सर्जरी है इससे लैटरल जो कट लगाया जाए, इंटरनल स्फिंक्टर में कट लगाया जाता है। ठीक है, इससे वो चीज ठीक होता है। ये है एनल फिशर। और अगर आपका एनल फिशर हो चुका है, आपको कैसे पता चलेगा? एनल फिशर के सिम्टम्स से आपको पता चल जाएगा कि आपको एनल फिशर है या नहीं। लोग जो गलतियां करते हैं वो एनल फिशर के साथ बवासीर को जोड़ देते हैं। कहीं भी तरीके का पॉटी रिलेटेड बीमारी, आपकी जो रेक्टम रिलेटेड बीमारी लोग सोचते हैं वो पाइल्स है, बवासीर है, बल्कि वो होता नहीं है। बवासीर बहुत कॉमन बीमारी है। बवासीर और फिशर में सबसे बड़ी अंतर यही है कि फिशर में दर्द सबसे ज्यादा है, बवासीर में दर्द नहीं होता है। उतना दर्द तो बिल्कुल ही नहीं होता है। इनफैक्ट बवासीर बाय डेफिनेशन पेनलेस बीमारी है। पाइल्स में पेन नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है। अगर दर्द है तो हो सकता है आपको पाइल्स फिशर दोनों है। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स में एक ही साथ पाए जाते हैं पाइल्स फिशर, क्योंकि ये दोनों ही बीमारी बनता है आपकी लाइफस्टाइल हैबिट से। कैसा हैबिट्स? आपकी कॉन्स्टिपेशन से। आप टॉयलेट में 40-40 मिनट बैठते हो, आप प्रेशर डाल के टॉयलेट करना पड़ता है, पॉटी करना पड़ता है आपको। आप खाने में पानी कम पीते हो, खाने में फाइबर कम खाते हो, और आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप ठीक ठाक 8 घंटे सोते नहीं हो। सारे के सारे ये कारण, आपके लाइफ में इतना ही चेंजेस होगा, खाने में इतना चेंजेस होगा, आपको जो है कब्ज होगा। कब्ज किसी को रहता है तो उससे ही हर रोज आपको प्रेशर प्रेशर डालते डालते पाइल्स होता है। पाइल्स का मतलब यहाँ पे होता है जो वेन्स जिससे ब्लड सप्लाई होता है वो बाहर ऐसे झूलने लगता है, दैट्स इट। और वहां से ब्लीडिंग होता है, खून आने लगता है, क्योंकि जब भी प्रेशर आएगा उसमें तो ब्लड भरा पड़ा है, वहां से ब्लीडिंग होगा। और जो ब्लीडिंग होगा ऐसे ऐसे कोई पिचकारी मार रहा है, इतना ब्लीडिंग होता है पाइल्स में, मगर दर्द नहीं होता है। दर्द हो सकता है कि वहां पे उस जगह पे सूजन जैसा फीलिंग होगा। जब सूजन होता है तब थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि दर्द है। आप कुछ ठंड कुछ जगह पे बैठेंगे तो अच्छा फील होता ही है। और एक्सटर्नल पाइल जो होता है उसमें दर्द होता है थोड़ा बहुत, मगर फिशर में डे 1 से लेकर जब तक ना वो ठीक हो दर्द होता रहता है। ये चीज आप गांठ बांध लेना। उसमें खून नहीं निकलता है उतना फिशर में, मगर दर्द सबसे ज्यादा होता है। और अगर क्रॉनिक फिशर है देखो, तो तब सर्जरी करना है, घर पे नहीं होगा। और डिनाइल फेज में आप मत रहना। अगर आपको क्रॉनिक एनल फिशर है, 1 साल 2 साल 1.5 साल हो चुका है, वीडियो आप देख रहे हो, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, देखो और डिले मत करो।
सर्जरी के बिना ठीक नहीं होगा आपका। लाख लाख रुपए की दवा तो आप शायद खा चुके होंगे, आयुर्वेदिक दवा ये वो ब्रांड बोल के खा चुके होंगे, कुछ से कुछ फायदा नहीं होता है भाई, नहीं होगा। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उस जगह में स्पैज़म है, उसको काटना पड़ेगा। इनकॉन्टिनेंस के बारे में जो झूठ बोला जा रहा है वो नहीं है। देखो इंकॉन्टिनेंस हो सकता है कब, अगर बहुत ज़्यादा मसल को हम काट के फेंक दे तो ना, काट के मसल रिमूव नहीं किया जाता, सिंपल से कट लगाया जाता है इंटरनल स्फिंक्टर पे, और वो अगर लेज़र से होता है तो इतना प्रिसीशन कट होता है तो उससे इनकॉन्टिनेंस नहीं होता है। अगर आपकी उम्र बहुत कम है, 30 35 40 साल, इस रेंज पे आपकी उम्र है, 20 साल से 40 साल के बीच, नॉर्मली हमारे जो एनल टोन होता है इस एज में वो टाइट होता है, तो उससे एक कट लगाने से इनकॉन्टिनेंस नहीं आता है। ज़्यादा उम्र अगर किसी को 65 साल है, उनमें अगर LIS किया जाता है तो चांस बनता है कि उनमें नेचुरली जो है उनका स्फिंक्टर रिलैक्स रहता है। इसीलिए बहुत एज जो हायर एज है 60-65, उनमें प्रॉब्लम्स होता है, पाइल्स रहता ही है ऑलमोस्ट हर किसी इंसान में उस एज पे, और उनमें फिशर भी होता है तो खुद ब खुद ठीक होता है, क्योंकि उनका जो एनल स्फिंक्टर का टोन है वो कम कम टाइट होता है। और पुरुषों में एनल स्फिंक्टर का टोन ज़्यादा टाइट होता है देन महिला, इसलिए एनल स्फिंक्टर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है पुरुषों में ज़्यादा होता है देन महिला। महिलाओं में डिलीवरी के टाइम हो सकता है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, मगर पुरुषों में अगर होता है खुद ठीक होने का नाम नहीं लेता है। ये सारे चीज़ है, ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखें, जहन में रखें। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सिम्टम्स क्या है और क्योर में आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको सिट्स बाथ लेना चाहिए, आपको ऑइंटमेंट यूज़ करना चाहिए, खाने के खास ध्यान रखना है, खाने रिलेट खाना क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में डिटेल वीडियो है, आप देख लेना। और क्योर हो सकता है, अगर एक्यूट है तो घर पे ही, और अगर क्रॉनिक है तो छोटा सर्जरी, मगर डिनाइल फेज में मत रहें। आप सोच ले, ठीक एक सर्जन के पास जाए जो एक्सपीरियंस्ड है एनोरेक्टल सर्जरी में, जो एटलीस्ट पहले मतलब 50-100 ऐसे सर्जरी कर चुके हैं, उनके पास जाए, क्योंकि ये सारे जो ये प्रॉब्लम है एनल फिशर रिलेटेड, ये रिकरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। लोग पूछते हैं कि अगर एक बार कर ले उससे बाद होगा, या होगा तो नहीं, फिर से हो सकता है। भाई देखो, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन रहेगा ना तो उससे फिशर फिर से होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि लाइफस्टाइल जो एडजस्टमेंट आप कर चुके हो वो ठीक ठाक से मेंटेन हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर आपको जानना है कि फिशर के सिम्टम्स आखिर क्या क्या है और फिशर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसके डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। थैंक यू, बाय। और जानने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ पे आना चाहते हो, उससे पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हो। टेलीफोनिक कंसल्टेशन का जो फी है वो 300 रुपये का फी है। आप 300 रुपये फी दे के टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कैसे आना है क्या करना है, वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। आने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा। जो क्लिनिक है उत्तरपाड़ा में, जो कोलकाता से 10 किलोमीटर दूर है। एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाएगा गूगल पे, शोमूज पैरामेडिकल क्लिनिक, या फिर आप लिखो शोमूज लेजर थेरेपी क्लिनिक, लेजर थेरेपी एंड प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक उत्तरपाड़ा, ये लिखने पे आपको मिल जाएगा। उत्तरपाड़ा पैरामेडिकल क्लिनिक लिखने पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 8334830421। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो। फिर ये जो फी है 300 रुपीज़ का, ये फी डिपॉजिट करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट देना है जीपे फोन पे डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद टेलीकंसल्टेशन लीजिए, और उसके बाद अगर चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड वर्जन होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीकंसल्टेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कर सकते हैं।